हेलो मित्रों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम एनसीईआरटी बुक्स फॉर क्लास 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान हिंदी मीडियम चैप्टर 3 के तीसरे टॉपिक युग्म युग्मक युग्मक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। युग्मक जनन क्या होता है और क्या क्या इसकी विशेषता होती हैं, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। इस पर थोड़ा देखेंगे इसको विस्तार से। युग्मक जनन जो होता है प्राथमिक लैंगिक अंग है। पुरुष में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय। जैसा कि आपने पहले जाना, युग्मक जनन गैमीटोजेनेसिस कहता है। विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं शुक्राणुजन स्पेरोटोगोनिया बहुवचन एकवचन स्पेर्मोटोगोनियम शुक्र जनन स्पेर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है, जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती है। शुक्रजनक नलिकाओं सेमिनिफरेस ट्यूबल्स के भीतर भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन माइटोटिक डिवीजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होता है और उसमें 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। कुछ शुक्राणुजनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण मियोटिक डिवीजन होता है, जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्राइमरी स्पेर्मेटोसाइट्स कहते हैं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन न्यूनकारी विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं सेकेंडरी स्पेर्मेटोसाइट्स कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रसू स्पेरेटिड्स पैदा करते हैं। चित्र 3.5। शुक्राणु प्रसूओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? शुक्राणु प्रसू रूपांतरित होकर शुक्राणु स्पेरेटोजोआ स्पर्म बनाते हैं और इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित एम्बेडेड हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित रिलीज होते हैं, उस प्रक्रिया को वीर्य सेचन स्पर्मिएशन कहते हैं। शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यौनारंभ से होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स GnRH के श्रवण में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। आपको याद होगा कि यह अधश्चेतक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अग्रपीयूष ग्रंथि एंटीरिटर प्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है तथा 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स पीत पिंडकर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और पुटकोदीपक हार्मोन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के श्रवण को उद्दीपित करता है, बढ़ाता है। LH लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और पुंजनों एंड्रोजेंस के संश्लेषण जोड़ने और श्रवण को उद्दीपित करता है। इसके बदले में पुंजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। FSH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के श्रवण को उद्दीपित करता है, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। अब हम सब थोड़ा इस चित्र को देख लेते हैं, जो कि शुक्रजनक नलिकाओं
का है। इसमें जो है क्या क्या होते हैं, प्रथम जो होता है शुक्राणु। ये जो नीले जो है पूंछ वाले जो जंतु हैं ये शुक्राणु कहे जाते हैं। शुक्राणु पूर्व शुक्राणु का दो भाग होता है, एक आगे का नीला और पीछे एक पूंछ के समान होता है। शुक्राणु प्रसु द्वितीय होता है। शुक्राणु द्वितीयक कोशिका, ये शुक्राणु की कोशिका है। प्राथमिक शुक्र कोशिका, ये प्राथमिक शुक्र कोशिकाएँ हैं। सर्टेली कोशिका, ये सर्टेली कोशिकाएँ। और शुक्राणु जन है, ये शुक्राणु जन है। इस प्रकार से यहाँ जो है इस चित्र का विश्लेषण करके देखकर समझ सकते हैं। आइए हम एक शुक्राणु की संरचना की जांच करें। यह एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो एक शीर्ष, हेड, ग्रीवा, नेक, एक मध्य खंड, मिडल पीस और एक पूंछ है। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में जो है शीर्ष, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे शीर्ष कहा जाता है। जीव, द्रव्य कला, प्लाज्मा झिल्ली। अग्रपिंडक ये शुक्राणु है। ये पूरा का पूरा जो चित्र शुक्राणु का है। केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ, ग्रीवा, मध्य भाग, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया तैरने के लिए ऊर्जा स्रोत है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें होता है ये जो तैरने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। और पिछला भाग जो होता है पूंछ होता है। अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि और एक पूंछ टेल बनी होती है। चित्र 3.6 एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया बॉडी को आवृत किए रहती है। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घीकृत इलांगेटेड अगुणित केंद्रक हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है तथा इसका अग्रभाग एक टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है जिसे अग्रपिंडक कहते हैं। ये जो टोपीनुमा भाग है जो सांप के फन के समान है, अग्रपिंडक इसको कहते हैं। एक्रोसोम कहते हैं। यह अग्रपिंडक उन प्रकीर्णों एंजाइम्स से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सूत्रकणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनता है। मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। सामान्यतः उर्वरता अबंधता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है एक संभोग के दौरान, मैथुन के दौरान 20 से 30 करोड़ शुक्राणुओं को स्खलित करता है, निकालता है, जिसमें से 60% जो शुक्राणु होते हैं सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए निश्चित रूप से। इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं अर्थात गतिशीलता देते हैं। शुक्र जनक नलिकाओं से मोचित रिलीज्ड शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित ट्रांसपोर्टेड होते हैं। शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय तथा पुरस्थ ग्रंथियों का श्रवण भी आवश्यक है। शुक्राणु के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य सीमेन बनाते हैं। पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के दौरान ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन एंड्रोजेंस बनाए रखता है। इस चित्र को देखें। शुक्राणु की संरचना क्या है? कार्पस ल्यूटियस, पित्तपिंड जिसे कहते हैं, अंडाणु, ग्राफी फूटक, दर्शाता हुआ, तृतीय फूटक, गह्वर, प्राथमिक फूटक, रुधिरवाहिकाएं। ते शुक्राणु की संरचना है। 3.7 अंडाशय के अंडाशय है। ये अंडाशय है। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन ओजेनेसिस कहते हैं, जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न है। अंडजनन की शुक्राणु शुरुआत भ्रूणी परिवर्धन चरण के दौरान, जब कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिकाएं यानी अंडजननी ओगोनिया प्रत्येक भ्रूणी अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती हैं। जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण
और उसकी वृद्धि नहीं होती। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था प्रोफेज 1 में प्रविष्ट होती है और इस अवस्था में अस्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती है। इन्हें प्राथमिक अंडक प्राइमरी ओसाइट्स कहते हैं। उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिकामय कोशिकाएं ग्रेनुलोसा सेल्स के परत से आवृत होता है। इन्हें प्राथमिक पुटक प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। चित्र 3.7 को देख सकते हैं। एक प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों की भारी, अभी आप इस चित्र को देखें, शुक्रजन जनन एवं अंड जनन का आरेखीय जो निरूपण है। प्रतिकोशिका गुणसूत्र की संख्या, यौनारंभ, शुक्राणुजन, सूत्री विभाजन, विभेदन, प्राथमिक शुक्र कोशिका, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय शुक्राणु कोशिका, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, शुक्राणु प्रसूत, शुक्राणु पूर्व, विभेदन, शुक्राणु, यह जो है आपका शुक्राणु। इधर अंडजनी सूत्र विभाजन, विभेदन, प्राथमिक अंडक, गर्भजीवन, जन्म, बालावस्था, यौनारंभ। पहला अंडक अर्धसूत्री विभाजन, अंडोत्सर्ग के पूर्व समाप्त। द्वितीय खंडक, प्रथम द्वितीय पिंड, द्वितीय पिंड, प्रौढ़ जनन वायु, अंडाणु। मात्रा में जन्म से आरंभ तक ह्रास होता रहता है, इसलिए यौनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं। यह प्राथमिक पुटक कणिकामय कोशिका के और अधिक परतों से आवृत हो जाता है तथा एक और नए प्रावरक थीकल स्तर से घिर जाता है, जिसे द्वितीयक पुटक कहते हैं। यह द्वितीयक पुटक जल्द ही एक तृतीय पुटक में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी तरल से भरी हुई गुहा को गह्वर एंट्रम कहा जाता है। यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। प्रावरक स्तर थीका लेयर अंतर प्रावरक थीका इंटरना और बाह्य प्रावरक थीका एक्सटर्ना में गठित होता है। इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि तृतीय पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है। यह एक आसान विभाजन जिसके फलस्वरूप बहुत बृहद अगुणित द्वितीय अंडक तथा एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। चित्र 3.8 भी आप देख सकते हैं। द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका प्रद्रव्य साइटोप्लाज्म की मात्रा को संचित रखता है। क्या आप इसके किसी लाभ के बारे में सोच सकते हैं? क्या पहले अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होता है या इसमें ह्रास होता है? वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कर सकते। तृतीय पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक या ग्राफी पुटक ग्राफियल फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। चित्र 3.7 देख सकते हैं। द्वितीय अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है, जिसे पारदर्शी अंडावरण जोना फ्लूसिडा कहते हैं। अब ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक अंडाणु को अंडाशय से मोचित करता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन कहा जाता है। क्या आप शुक्रजनन और अंडजनन के बीच प्रमुख अंतरों को पहचान सकते हैं? यहाँ शुक्रजनन और अंडजनन के बारे में नीचे एक आरेखीय प्रस्तुत दी गई है, चित्र दिया गया है। ये देखिए, ये जो चित्र है, पीयूष अंडाशयी घटनाएं, अंडाशयी हार्मोन स्तर और गर्भाशयी घटनाएं, वर्धन पुटक, परिपक्व पुटक, अंडोत्सर्ग। ये देखिए, यहाँ पे वर्धन पुटक यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ परिपक्व हो चुका है और यहाँ पे अंडोत्सर्ग हो गया, अंडों का मतलब उत्पन्न हो गए। वर्धनशील पिंड, हास पिंड, ये वर्धन बढ़ने वाला पिंड है और ये हास माने इसका जो समाप्त हो रहा है। रजो धर्म क्या होता है? मासिक धर्म जिसको कहते हैं, रजो दर्शन मासिक माहवारी का जो ये सिस्टम है, ये जो 1 महीनों का होता है। ऋतुस्राव, रजो धर्म, पुटकीय प्रावस्थ, रोध भवन प्रावस्था, श्रावी प्रावस्था, अगले चक्र का प्रारंभ। अगली बार हम जो है अगला टॉपिक आर्तव चक्र के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा और यदि किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत इसमें आती है तो ज़रूर आप कमेंट करके हमें बताएं, हम आपकी समस्या के समाधान के लिए उपस्थित होंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे आपको और लोगों को भी इसके बारे में जो शिक्षा प्राप्त होगी और इसके लिए नए आपके जो वीडियो होंगे वो प्राप्त होंगे। धन्यवाद।